चलिए फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं या फिर बाद में भी कनेक्ट होकर इस लेक्चर को देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। HPSSC, जी हाँ, HPSSC के जो 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी उनके लिए हम लोग कंबाइंड बैच 4-in-1 बैच लेकर के आए हैं। ये आपके ऐप पर कोर्स में भी अवेलेबल है और साथ ही यूट्यूब पर हम लोग इसको लेकर के आए हैं। सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, जी हाँ, सिलेक्शन तो लेकर रहेंगे, भले ही एग्जाम थोड़े से डिले हो बट कोई बात नहीं है। अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि बॉस जिस दिन आए एग्जाम उस दिन अपनी जॉब पॉकेट में होनी चाहिए, राइट। 2018 का प्रीवियस ईयर मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2022 में जो आपका एमसीक्यूज आया था वो। एंड इसकी जो प्रीवाईक्यू जो चल रही है 2022 वाला का, उसका ये तीसरा क्लास है और ओवरऑल हमारा 12वां क्लास होने वाला है, राइट। ये जो चारों वैकेंसीज है ये चारों के लिए इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। जेओ के लिए भले ही ये एग्जाम था, यानी कि केवल जेओ वाला पार्ट तो था ही इसमें, लेकिन ये केवल जेओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी आपके एग्जाम्स है ना, ये चारों आपको जो डिस्प्ले पर दिख रहे हैं इन चारों के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज ऑफ सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट 19-20 ही है। तो सभी लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इन चारों के लिए डेफिनेटली देखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी मैंने एडवाइस भी दिया था जिसमें फॉर्म फिल हो रही थी आज से 6 महीना पहले कि भाई चारों फिल करना है आपको। 6 महीने 4 महीना हुए ना, तो चारों फिल करना है, कोई छोड़ना मत, चाहे जो हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एंड स्टार्ट करने से पहले जैसा कि पता ही है आपको कि टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी हमारी डेली टेस्ट चल ही रही है और लक्ष्य एकेडमी पर हमारी कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड आप सभी के लिए गुड न्यूज, जी हाँ, होली ऑफर, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि होली ऑफर आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। जो 4-in-1 बैच हमारी जो चल रही है, जो कि जूनियर ऑडिटर, अकाउंटेंट, जेओ अकाउंट्स और सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों के लिए है। 5100 फी है बट 1600 का ऑफ अभी है और आपको ये सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। हॉली ऑफर है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, मिस नहीं करना है। एंड ये हमारी सेकंड बैच है, पहली बैच ऑलरेडी कब की खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो सेकंड बैच में भी मिस ना करो, फटाफट ज्वाइन करो। एंड 4 अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक में कंबाइन पढ़ो भाई, बहुत ब्रीफ नॉलेज मिलेगी एंड काफी मजा भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, ओके। देखो ये 31 ऑलरेडी 30 क्वेश्चन पहले हमने कवर कर लिए हैं, 2 सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन करके, ठीक है। क्या है, डिटरमाइन पीवी रेशियो इफ सेल इज 80,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 60,000। बोल रहा है कि पीवी रेशियो क्या होगा। सबसे पहले चलो फटाफट सॉल्व करो इसको जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल प्राइस में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हो तो निकलता है हमारा कंट्रीब्यूशन। सेल कितना है 80,000, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60,000, कितना आ गया 20,000। तो भाई निकल गया आपका 20/80, क्योंकि ये प्रतिशत में है तो क्वेश्चन में इधर 10 100 लगा दो, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। कितना आ गया फटाफट बताओ भाई, 25% ऐसे ही दिख रहा है यार, बिना किंतु परंतु के। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों के सही आंसर है, गुड, बहुत अच्छे। तो जिनके भी सही हैं बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर में। विच इज कंसिडर्ड एज बॉटम लाइन इन इनकम स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो बॉटम लाइन माना जाता है इनकम स्टेटमेंट का, यानी कि इनकम स्टेटमेंट जब आप रेडी करते हो तो इनमें से किसे बॉटम लाइन कहा गया है। बॉटम लाइन कहा गया मतलब जो सबसे रिक्वायरमेंट है किस चीज का, इनकम स्टेटमेंट का। क्या सबसे लास्ट में क्या आता है, आप सबको पीएनएल अकाउंट बनाए हो, बिल्कुल बनाया होगा। सबसे लास्ट में पीएनएल अकाउंट में क्या लाते हैं सर, सबसे लास्ट में आइदर नेट प्रॉफिट आइदर नेट लॉस, आइदर नेट प्रॉफिट आइदर नेट लॉस, यही 2 चीज तो आती है। यही बॉटम लाइन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बोलते तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ले आते, आइदर ऑफ हम बॉटम लाइन ऑफ बैलेंस शीट बोलते तो टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी ले आते, समझ रहे। तो बॉटम लाइन इन द सेंस ऑफ जब वो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का सबसे निचला वाला हिस्सा, यानी कि जो सबसे बेसिक लास्ट कैलकुलेशन है, सबसे लास्ट कैलकुलेशन है, वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस समझने पे देर है, समझ गया तो काम बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन,
द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल स्टॉक विथ हाई स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेंड टू हैव। बोला जा रहा है कि भाई कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के तहत हम बात कर रहे हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM के तहत अगर हम बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएशंस है वो हाई स्टैंडर्ड डेविएशंस की ओर जा रहा है, तो कौन सा आप चूज करेंगे? हम चूज करेंगे लो बीट। क्या चूज करेंगे? लो बीट, बिकॉज ऑफ रिस्क मेजरमेंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वर्सेस रिस्क जो होता है वो यहां पर काम आएगा और हमारा रिस्क बचेगा, हमारा लॉसेस होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड रिस्क प्रीमियम इज 3%, बॉन्ड येट इज 10.2%, देन कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक विल बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा आंसर भी है, क्योंकि पता होना चाहिए तरीका भाई, तब काम बन जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक्स की बात किया जाए तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक क्या होता है? तो भाई इसमें हम लाते हैं जो भी हमारा बाउंड ऑफ रिस्क प्रीमियम लगा, जो कि है 3%, ठीक है, प्लस जो भी हमारा बॉन्ड येट का जो कॉस्ट लग रहा है यानी कि 10.2%, टोटल हो गया 13.2%। ये क्या कंसीडर होगा? कॉमन कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ कॉमन कॉस्ट ऑफ स्टॉक, यानी कि कॉमन शेयर का प्राइस कितना हो गया? 13.2%। कितने देर लगे? कुछ नहीं, बस आराम से आंसर देना है और फटाफट बनेगा। कॉस्ट ऑफ लेबर इज एन आइटम ऑफ, ये जो कॉस्ट ऑफ लेबर है ये इनमें से किसका आइटम है? कॉस्ट शीट तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट जो भी बोल दो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों में हम लगभग एक ही चीज पढ़ते हैं। आइडियल टाइम किसको दिखाता है? आइडियल टाइम दिखाता है कि जो मान लो आपकी 10 से 9 की ड्यूटी है, 10 से 6 की ड्यूटी है, 10 से 6 की ड्यूटी में जिस ड्यूटी पे जिस टाइम पर आप बैठे रहते हैं, निरस्त रहते हैं, उसको दिखाता है आइडियल टाइम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको दिखाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल को लाने के पीछे जो खर्चा होता है हम उसको लाते हैं। ओवरहेड किसको दिखाता है? ओवरहेड में हम अपने खर्चे को डालते हैं। ओवरहेड सब तरह का हो सकता है, कॉस्ट ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, मतलब ओवरहेड एक वर्ड ऐसा है जो कि अधूरा है और सबके साथ फिलहाल तो कंबाइंड हो रहा है। सो आंसर इज सी, क्योंकि यही यहां पर इस चीज को डिफाइन करा कि कॉस्ट ऑफ लेबर इन दोनों में तो डालने से रहा, तो ओवरहेड तो हम ले सकते हैं। जी हाँ, कॉस्ट ओवरहेड कर देंगे तो आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कर देंगे तो आ जाएगा, लेबर ओवरहेड कर देंगे तो आ जाएगा। तो ओवरहेड के साथ बस साथी वाला चाहिए, जिसमें आपको साथी चाहिए जोड़ दो उसका साथी उससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When actual cost is less than, अगर जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम हो रहा है, लेस देन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब ध्यान से देखना है, आपने सोच के रखा हुआ है पहले से कि 100 रुपए खर्च होंगे, 100 रुपए खर्च हो गए, लेकिन हुए हैं क्या? 80 रुपए। ये हुआ है एक्चुअल, ठीक है, और ये है जो आपने प्री डिटरमाइन किया हुआ है, जो आपने पहले से सोचा हुआ है। तो क्या होगा? दिस वन इज नोन एज एबनॉर्मल गेन। देखो नॉर्मल गेन नहीं होता, ठीक है, मतलब आपने सोच के रखा था ये बनाने में भैया 100 रुपए का खर्चा जाएगा, बट बाई चांस ये गया है 80 रुपया, मतलब 20 रुपए का फायदा हुआ है, जो कि नॉर्मल एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, ठीक है। यहीं पर इन तीनों को समझ लेते हैं। सोच के रखा है आपने कि भाई बनाने में 100 रुपया लगेंगे, ठीक है, हम 100 रुपए का टारगेट रखते हैं, लेकिन यार कट छट के ना बनाएगा ना तो 105 रुपए का खर्चा आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल मेरा वेस्ट भी होता है। इन जेन्युइन बनाते हैं तो 100 रुपए में बन के रेडी हो जाता है, लेकिन क्या है कि इतनी चीजें ज्यादा वेस्टेज होती हैं कि वह बनाने में 105 रुपए लगेगा। तो यहां जो एक्स्ट्रा लग गया 5 रुपया, दिस वन इज नोन एज नॉर्मल लॉस। यही 105 का जगह में 110 लग जाता है, 105 की जगह में 110 लग गया, ठीक है, तो 5 रुपया तो नॉर्मल लॉस में गया ही, जो 5 रुपया एडिशन गया वो होगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। जहां तक आप मान के चल रहे हो कि भाई इतना तो होगा ही होगा, वो हो गया नॉर्मल, जहां उससे ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मल। लेकिन ये
नॉर्मल गेन कभी नहीं होता, हमेशा एबनॉर्मल ही आएगा। नॉर्मली गेन भी एक अलग पार्ट है, वो खैर बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो जा रही है, यहाँ पर 20 रुपए का हमें क्या मिल रहा है, बेनिफिट हुआ, और वो आ गया एबनॉर्मल गेन के हिस्से में। चलिए आगे देखते हैं। द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट, जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? सबसे पहले समझो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता क्या चाहिए। ये दिखाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे में एवरेज स्टॉक, राइट। अब ये किस चीज को दिखा रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस चीज को इंडिकेट दिखा रहा है? ये दिखाता है आपकी इफिशिएंसी को, आप कितना ज्यादा स्टॉक्स को यूज कर पा रहे हैं अपने। देखो अब जैसे कि आप ले लो, ऑटोमोबाइल कंपनी है, गाड़ियां बनाती है, कार बनाती है, आपको क्या लगता है उसमें जो रॉ मटेरियल, जो स्टॉक्स है, जो करंट एसेट्स है, काफी ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि उनका स्टॉक्स पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा नहीं बिकेगा। लेकिन वही मैं बोलूं, मान लो आशीर्वाद आटा है, क्या लगता है बहुत ज्यादा बिकेगा? नहीं, वो बनाएंगे बिकते जाएगा, बनाएंगे बिकते जाएगा, बनाएंगे बिकते जाएगा। लेकिन गाड़ियों में ऐसा नहीं है, बनाते हैं रखा जाता है, भाई पैसे जाम होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दिखाता है कि हमारा जो मूवमेंट्स है, हमारा जो काम करने का तरीका, हमारा स्टॉक का रोटेशन, हमारी एफिशिएंसी कितनी है, उस चीज को बताता है। यहां पर क्या है, स्लो स्टॉक्स, उसको नहीं दिखाता है। डेट का बैलेंस, उसके लिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो। सेल्स मूवमेंट नहीं, तो नन ऑफ दीज, क्योंकि मैंने बोला एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी यहां कोई नहीं दिखा रहा है, एफिशिएंसी यहां कोई नहीं दिखा रहा है, तो कोई आंसर नहीं होगा मेरे दोस्त, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The efficiency of credit control procedure is indicated by, जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो किस चीज को दिखाता है अगर उसकी हम एफिशिएंसी की जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कंट्रोल की, द एफिशिएंसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स, उसकी एफिशिएंसी की जांच करनी है, तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा? यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेगी, वो है क्रेडिट कंट्रोल। अब ये इकोनॉमिक में मत चल जाना, क्योंकि ऑप्शन जो है वो रेशियो एनालिसिस का है। तो हम रेशियो एनालिसिस में, देखो एक चीज बता दूं आप लोगों को, अब याद रखो, रेशियो एनालिसिस में ना, अब देखना ध्यान से, अभी तक में ये तीसरे क्वेश्चन है, ओवरऑल स्टार्टिंग से देखोगे तो तीसरा या चौथा है, एक भी प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बस केवल उसी से मिला था, बाकी सारे थ्योरी टाइप के होते हैं। रेशियो एनालिसिस में थ्योरी पढ़ने की नीड है, केवल प्रैक्टिकल में मत दौड़ो, प्रैक्टिकल का जमाना खत्म हो गया है। चलिए आते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट किस चीज में देखना होता है? सेल में, कि जो आप बेच रहे हैं माल, आप जो सामान बेच रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि भाई जो आप गुड्स बेच रहे हो उसमें आपकी कितनी क्रेडिट आ रही है, कितना चीजें आप कर रहे हो, राइट। तो हमें ये सब चीजें देखनी होती है कि भाई हमारा क्रेडिट किस तरह का हो रहा है और क्रेडिट हमें कितनी कितनी चीजें करनी है, क्लियर है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि सेल्स वाला जो पार्ट है, कि आपने उधार माल बेचा, सपोज आपने 10 लोगों को उधार माल बेचा, तो फिर क्या करना है, राइट। तो यहाँ पर चीजें समझ में आती है कि 10 लोगों को उधार बेचा, पैसे कब आएंगे? पैसे नहीं आएंगे तो पैसा जाम में रह जाएगा, आपका पैसा फंसा रहेगा, रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन निकालना जरूरी है। दैट्स व्हाई क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, ज्यादा उधार मत बेचो, बेच रहे हो तो वापस भी लाने का बताओ। मतलब हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं कि पैसे कितने दिन में आएंगे, कितना उधार बेचा, कितना नकदी बेचा, ये सब चीज का हिसाब देख लिया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। और अगेन एक बार फिर से अपडेट करवा दूं कि भाई होली ऑफर है, मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसके बाद आपने मिस किया तो भाई 5100 लगने वाला है, लंबे चौड़े। देखो 4 कोर्सेस, आप ध्यान से देखोगे कंबाइंड 4 कोर्सेस है, 4 कोर्सेस के अलग अलग स्टडी करने से बढ़िया है विच वन इज चूज बेस्ट, ठीक है। एक को चूज करो और भाई मजे में पढ़ो, और डेली अभी इसमें मॉक टेस्ट चल रही है, सो मिस नहीं करना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following technique are used to environmental analysis? Environment analysis, हम बात कर रहे हैं environment analysis के बारे में, तो which of the following technique, कौन सी टेक्निक का है इस्तेमाल करना चाहिए? Environment analysis का मतलब क्या होता है? Environment analysis का मतलब हो गया मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से काम करना, ठीक है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझते हैं एक बार हम लोग अच्छे से, ठीक है।
ओके पहले आंसर दे दो। ओके ज्यादातर यहाँ पर लोग डी चूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। भाई ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, पहले बता देता हूँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। पहले टाइम सीरीज एनालिसिस पर आते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या दिखाता है? टाइम सीरीज एनालिसिस दिखाता है कि किस टाइम पर क्या क्या चीजें होती आई हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस हिस्ट्री में जो चीजें हो गई हैं उसको देखते हुए चीजों को कैलकुलेट करती है और बताती है कि प्रिडिक्ट करती है कि आगे क्या हो सकता है। प्रिडिक्ट करती है कि आगे क्या हो सकता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रही है। इन्वायरमेंट मतलब फ्यूचर। इन्वायरमेंट मतलब फ्यूचर। जैसे कि अब हमें पता है कि गर्मी आने वाली है, गर्मी आ रही है तो इसका मतलब क्या है भाई, टी शर्ट्स पहनेंगे हम, स्वेटर जैकेट नहीं पहनेंगे, राइट। तो क्या हो गया, फ्यूचर की चीजें होती है, तो फ्यूचर एनवायरनमेंट पहले से है, तो ये चीजें हो गई, इसीलिए ये तो नहीं चलेगा। कोरिलेशन अगेन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो कि यूज किया जाता है हमारा जो मेजरमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए। स्वॉट क्या है? स्वॉट में क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। फुल फॉर्म याद रख लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। यानी कि ये देख, अब मान लो मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का समय आया, कोविड अच्छा एग्जांपल है, कोविड समझो, कोविड का समय आया तो क्या हुआ भाई, मार्केट में सैनिटाइजर्स की नीड हो गई, मास्क की नीड हो गई, तो इसकी नीड थी, तो ये अपॉर्चुनिटी था। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप बनाइए, जिसके पास वीकनेस था वो नहीं कर पाया, और थ्रेट जिसको डर लग रहा था कि यार कैसे धंधा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस आपको ये बताती है कि मार्केट में जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। कमजोरी है तो ठीक करना है, ताकत है तो उसको काम करो। समझ में आ गया? तो इस चीज को डिफाइन करता है, सो आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर इन, कब हुआ था बताओ? जो रॉयल आयोग है उसने रॉयल श्रम अधिकारी को की जो नियुक्ति थी वो कब की गई थी, कि सिफारिश की जो नियुक्ति है वो कब की गई थी? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पर भी है, बहुत बार ये पूछा गया है। एक चीज बता दूं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीटेड है, कॉमन है, और सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन होता है हर बार। लीगल सर्विस रेशियो, लीगल सर्विस रेशियो इनमें से कौन सा है? फटाफट चूज कीजिए जल्दी जल्दी। लीगल सर्विस रेशियो विच वन इज, जल्दी चूज करो। सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, दोनों का परसेंटेज कमेंट करके बताओ कि कितना भी चल रहा है। दोनों का परसेंटेज सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, अभी कमेंट करके बताओगे आप लोग। ठीक है, याद रखना ये आप लोगों का वर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, cost of capital is not similar, cost of capital is not similar to which one of the following use, कौन सा इनमें से यूज करोगे? जब पूंजी की लागत निम्नलिखित में से किसी से समान नहीं हो तब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा? उस समय हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को देखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, और जो हमें कोस्ट मिल रहा है क्या उसमें हमें बेनिफिट है क्या नहीं है। सबसे आसान तरीका यही है, मतलब एक सिंपल सी भाषा में समझो, आपको बैंक में रखने पर, आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझना बड़े आराम से। आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए है, बैंक में रखेंगे 4-6% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। अब ये पैसा मैं बोल रहा हूं कि आप भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, दिमाग में बत्ती जलेगी कि यार 6% से ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, नहीं मिलेगा तो बैंक में ही ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ कंट्रोल इसी चीज को दिखलाएगा, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये हमें इसी चीज को दिखा रहा है कि जो आपने जो कोस्ट पर जो कैपिटल लिया है, आपने 5% पर ब्याज पर पूंजी लिया, अब आप 7% पर दोगे तब ना, तभी तो ना फायदा, नहीं तो क्या फायदा। तो उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्स लिमिटेड हैज ₹100 प्रेफरेंस शेयर redeemable at premium of 10% with 15-year maturity। 15 साल के मैच्योरिटी पर बता रहा है कि कितना आएगा। जो 100 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर है वो 10% पर रिडीम करना है। फिर क्या है,
द कूपन रेट 12% और जो हमारा फ्लक्चुएशन कॉस्ट है वो है 5%। तो और जो नेट सेल प्राइस है वो है 95 रुपए। तो कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर मैं यहां पर बात करूं सिंपली मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोग लेजी रहेगा। फिलहाल फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। एनुअल डिविडेंड बटे में नेट प्रोसीड प्लस नीचे लिख देता हूं ताकि आप लोग इजी हो, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम बटे में नेट प्रोसीड। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए एनुअल डिविडेंड, नेट प्रोसीड और प्रीमियम। तीन चीजें हमें नीड है। चलिए पहले आते हैं हम लोग एनुअल डिविडेंड में, ठीक है। एनुअल डिविडेंड कितना आएगा, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि जो कूपन रेट है वो है 12%। कूपन रेट जो है वो 12%, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के आगे आपने रेट ऑफ परसेंट देखा ना, कुछ इस तरह से लिखा होता है 12% प्रेफरेंस शेयर। ये जो 12% है उसी को बोलते हैं कूपन रेट। तो यहां पर कितना हो गया, 100 का आप ले लो 12%, मतलब सर ये तो 12 रुपए आ गया। एक चीज तो निकल गया बॉस हमारा, ठीक है। दूसरे पे आते हैं जो कि है हमारा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, अच्छा ध्यान से देखेंगे, हमने हमारा जो सेल प्राइस है वो है 95 रुपए, मतलब हमें पैसा जो मिल रहा है वो है कितना, 95 रुपया। लेकिन 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 यहां पर दिया हुआ है फ्लक्चुएशन कॉस्ट 5%। 5% का फ्लक्चुएशन कॉस्ट भी हमें लग रहा है, मतलब 5% हमें फ्लक्चुएट कॉस्ट भी देना, मतलब हम कितना में इशू कर रहे हैं, 95 में। 95 का हम 5% ले लेते हैं, ठीक है। चलो कितना आ जाएगा फटाफट बताओ। 95 9 रुपए इधर और तो 4 रुपए 75 पैसा, यानी कि 4 रुपए 75 पैसा अब इसमें से लिखा डालो। 4 रुपया 75 पैसा, 4 रुपया 75 कितना आएगा इसमें से बताओ फटाफट। ये आ जाएगा 90 रुपया 25 पैसा। तो ये तो मिल गया आपको, ठीक है। तीसरा आइटम हमें क्या चाहिए, 1 2 हो गया, फर्स्ट हमने निकाल लिया, सेकंड हमने निकाल लिया, चलो थर्ड निकालते हैं। प्रीमियम कितना पे कर रहे हो आप, प्रीमियम कितना दे रहे हो, साफ साफ बोला है 10%। कितना बोला है 10%, यानी कि हम दे रहे हैं 10 रुपए का प्रीमियम। सब कुछ मिल गया आपको, बस अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करो और आंसर लेके आओ। चलिए लेके आते हैं, कॉस्ट निकालते हैं फटाफट। एनुअल डिविडेंड 12 बटे में नेट प्रोसीड 90 रुपया 25 पैसा प्लस प्लस रिडम्पशन, कितना रिडम्पशन दे रहे थे 10 रुपया का प्रीमियम, बटे में नेट प्रोसीड कितना है, ये रहा 90 रुपया 25 पैसा अगेन। चलिए एक मैं इसको कैलकुलेटर कर लेता हूँ, आप लोग इसको खुद से कर लो, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। पहले में आ जाएगा हमारा 13 रुपया 33 पैसा, आई मीन पॉइंट पे ही सब चल रहा है। फिर आ जाएगा 0.1108, ठीक है। हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 2441। ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल गया। समझ में आई बात, आराम से देखो सबको, उसके बाद आपको डायरेक्टली चीजें समझ में आ जाएगी यहां पर,
ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला एनुअल डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड प्लस रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम प्लस बाय नेट प्रोसीड। हमने क्या निकाला, सबसे पहला एनुअल डिविडेंड 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 12% का कूपन रेट है, उससे 12 रुपए हमारा क्या आ गया, एनुअल डिविडेंड आया। फिर हमने क्या निकाला, नेट प्रोसीड मतलब हमें रियल में मिला कितना, तो भाई 95 तो मिला, लेकिन 5% का खर्च भी तो हुआ है, तो 5% का खर्च ही घटाया, यानी कि टोटल ओवरऑल हमें हमारे पास 90 रुपया 25 पैसा हाथ में आया है। अब प्रीमियम यानी कि 10 रुपया, यानी कि हम ओवरऑल जो पे कर रहे हैं अगर उसकी बात किया जाए तो 12 रुपया, ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, 12 बटे में 90 25, 10 बटे में 90 25, ओवरऑल सॉल्व करके हमारा आंसर 10। क्लियर, समझ में आ गया। चीजों को आराम से नोट डाउन करो, चीजों को आराम से एक एक करके लिखो, बिकॉज ऑफ समझना बहुत जरूरी है, समझोगे नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज कैलकुलेटेड व्हेन द कंपनी, लिक्विडिटी क्या बोला है, लिक्विडिटी वैल्यू ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कैलकुलेटेड, ये कब करती है, लिक्विडिटी वैल्यू कंपनी कैलकुलेट कब करती है। एक सिंपल सी बात, आपकी दिवालिया का मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं, कब करोगे दिवालिया वाला कैलकुलेशन, जब आप दिवालिया हो रहे होंगे तभी करोगे ना, तो काहे क्या करने जाओगे। अभी सोचते हो कि हाँ यार बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे सोचते तो नहीं होगा, हमेशा अपने बारे में अच्छे ही सोचते हो गए आप, है कि नहीं, अच्छा सोचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो एक कंपनी अपने बारे में लिक्विडेशन वैल्यू कब कैलकुलेट करेगी, इवन गुना भाग कर रही है, कैलकुलेट कर रही है, लिखा हुआ है ना, कब करेगी, जब वो हो रही होगी तभी तो करेगी यार, अदरवाइज क्यों करेगी वो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला, इफ मोड मीन इज 13 और 10 देन मीडियन इज, ओके, क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है हमारे पास 13, मीन दिया हुआ है हमारे पास 10, तो मीडियन बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। चलो निकालो, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला पार्ट है, मुझे लगता है ये तो बड़ा आराम से बन जाएगा आप सभी से। फॉर्मूला याद है इसका, याद होगा तब तो बनाओगे। क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मूला, देखो आगे पीछे घुमा फिरा के वाला फॉर्मूला मत देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला सिंपल सा याद रख लो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड हमारे पास है 13, मीडियन हमें पता नहीं है, और मीन दिया हुआ है 10, तो 10 दूना 20, इधर आ जाएगा 20 और ये 13 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 33 बटे में 3 मीन मीडियन, फिर मीडियन बराबर क्या हो जाएगा सर, 33 बटे में 3 काटेंगे तो 11, और 11 यहां पर है बी नंबर में, राइट। कुछ लगा, एकदम सिंपल सा। तो ये तो हुए हमारे 15 क्वेश्चन, 15 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं फटाफट कमेंट करो। और ये 2022 का है, अभी 2023 चल रहा है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। इसी टाइप का क्वेश्चंस, इससे थोड़ा सा बीसी क्वेश्चन होगा, बट 19 तो नहीं होगा। सो पूरी फोकस के साथ में स्टडी कीजिए प्रॉपर। और जैसा कि आपको पता ही कि एक बार ऑलरेडी एग्जाम कैंसिल हुआ है, दोबारा हो रहा है, तो ये जो टाइम है इसका बेनिफिट उठाइए, प्रॉपरली पढ़ाई कीजिए। अभी नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम होगा डेफिनेटली, बट अपनी फोकस को खोना नहीं है, क्योंकि लगे रहने से ही मंजिल मिलती है, छोड़ देने से तो यार ऐसे भी सब कुछ छूट ही जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। एंड होली ऑफर आप लोगों के लिए ऑलरेडी गोइंग ऑन है, तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाओ। एंड कोई क्वारी है तो ऑफिस का नंबर आपने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, आप उस पर कॉल करके ना अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।